अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो देखो, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, और उनके कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक, मतलब मैग्नेट का असर हो उस वहाँ तक रखा जाए तो ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इनके बिहेवियर के बेसिस पे ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्लासिफाइड किए गए हैं 3 टाइप्स में। तो ट्रांजिशन, जैसे कि सब लिखा हुआ है, transition metals and their compounds show different behavior when placed in magnetic field। ठीक है, these substances are classified into 3 types on the basis of their behavior। तो टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स है? नंबर 1 है जो वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये चीज़ें आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। तो देखिए, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये रिपेल्ड किए जाते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये रिपेल्ड किए जाते हैं, मतलब धकेले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और ये इन सारे सब्सटेंसेस में इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ना, उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब पूरे जो हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब पूरे जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरी, मतलब भरे हुए होंगे। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल सब शेल में। तो अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये मतलब अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये खींचे जाते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये किसकी वजह से होता है, क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे एक अप स्पिन डाउन स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं ना, तो अब इनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई मान लो जैसे D8 है, ठीक है, या D9 है, तो D9 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, D8 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। तो ये सारे, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सारे अट्रैक्ट होंगे बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो, जो तीसरी टाइप है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये भी स्ट्रॉन्गली, ये मतलब जैसे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली इसलिए होते हैं क्योंकि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी, मतलब इन पे ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है। और ये जो बिहेवियर है ना ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि इनमें जितने जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सेम डायरेक्शन में होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ही उन पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है तो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो अब देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स और उनके आयंस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ना ये किसकी वजह से होता है? ये तो आपने अभी ऊपर जान लिया, क्योंकि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ना इसको मेजर्ड किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू, जिसको बोला जाता है म्यू, और डिनोट किया जाता है म्यू से। अब जो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना इसको मेजर्ड किया जाता है इन बोर मैग्नेटोन। ठीक है, BM में इसको मेजर किया जाता है। चलिए आप चलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अलाइज बनाते हैं। अलाइज क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो बन जाता है अलाई। ठीक है, जैसे गोल्ड अलाई है, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड अलाई है एक। तो अब देखो, जैसे ब्रास ब्रॉन्ज ब्रास, ठीक है, तो अब एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं मैंने, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एंड कंपाउंड्स ये, ठीक है, मैंगनीज ऑफ डाइऑक्साइड,
और कुछ साल्ट्स हैं एक्सेट्रा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में। अब कैटलिस्ट का काम क्या करता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है और खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, रिएक्शन के रेट को तेज़ कर देता है। तो अब जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर इनके कंपाउंड्स की, ये किस वजह से होती है? क्योंकि इनमें नंबर 1 तो क्या होता है, वेकेंट जो डी ऑर्बिटल होती है, एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी। नंबर 2, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 4 5 6 7 तक जाते हैं ना, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं उस पर एब्जॉर्ब्ड हो सकें और एक दूसरे के करीब आ सकें, ठीक है। तो उसके बाद जो जैसे बहुत सारे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि वैनेडियम ऑक्साइड है, जो डाइऑक्साइड है, जो ये यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो इसमें SO2 को ऑक्सीडाइज करता है SO3 में, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। उसके बाद जो यहाँ पे दिखा हुआ जैसे आयरन मोलिब्डेनम ये यूज़ किया जाता है हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें ये जो है वहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट का काम करता है। उसके बाद फाइनली डिवाइडल जो निकल होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन करता है। अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उन हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को उनकी रिडक्शन करता है, उनमें हाइड्रोजन की एडिशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे और बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब जो मान लो जैसे सेकेंड, जैसे ये रिएक्शन यहाँ लिख देती हूँ मैंने, जैसे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, प्लस कैटलिस्ट में क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल्स और इस कंपाउंड्स, तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा सबसे पहले तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, आपको पता है, ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और उसके बाद ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट कहीं भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता, बस रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।